नमस्कार द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों। सेकंड जो अपना सेमेस्टर है उसके अंतर्गत हम परिचयात्मक पशु प्रजनन के अंतर्गत हम जो मादा जनन अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और मादा में होने वाली जो भी असामान्यताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उन असामान्यताओं का अध्ययन करने से पूर्व एक बार हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसका एक रिवाइज हम करेंगे उससे संबंधित कि मादा जनन अंग कौन कौन से हैं और उनकी कार्यकी क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे। तो मादा के जो जनन अंग हैं उसमें जो प्राथमिक जननांग है, प्राथमिक जननांग है वो है अंडाशय, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग से तात्पर्य होता है कि वे जननांग जो कि किसका निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। वे जननांग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। वे जननांग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उनको हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और मादा युग्मक जो है वो कौन सा होता है, अंडाणु। मादा का जो युग्मक है वो है अंडाणु, और अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपने को कि मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, अंडाशय, ठीक है। नर का जो प्राथमिक जनन अंग है वो है आपका वृषण, और मादा का जो प्राथमिक जनन अंग है वो अंडाशय, ठीक है। तो मादा जनन अंग में पहले तो हमने देखा प्राथमिक जनन अंग। अब हम देखते हैं इसके दो द्वितीयक जनन अंग हैं। द्वितीयक जनन अंग, मादा जननांगों में प्राथमिक जनन अंग और फिर द्वितीयक जनन। द्वितीयक जनन अंग है अंडवाहिनी, ठीक है। इसके अलावा गर्भाशय, इसके पश्चात गर्भाशय का ही एक भाग है जो इस गर्भाशय में ही सब मिलित है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, सर्विक्स, ठीक है। इसके पश्चात वेजाइना और देन वल्वा, ठीक है। तो ये मुख्य सहायक जनन अंग है। अंडवाहिनी ओविडक्ट, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, ओविडक्ट, गर्भाशय यूट्रस, सर्विक्स को हिंदी में वैसे बोलते हैं ग्रीवा, ये सर्विक्स इंग्लिश का ही वर्ड है सर्विक्स, ठीक है। इनको थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वेजाइना एंड वल्वा, ये द्वितीयक जनन अंग है। द्वितीयक जनन अंगों को हम सहायक जनन अंग भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहायक जनन अंग, यानी वे जननांग जो प्राथमिक जनन अंग की जो है वो सहायता करते हैं। किसके लिए, जैसे गर्भाशय है वो उसके अंदर भ्रूण का पालन पोषण होगा, ठीक है। अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। सर्विक्स जो है इसके अंदर इन्फेक्शन जाने से रोकता है। तो हर एक जो जननांग है उसका एक पर्टिकुलर कार्य होगा जो हम अभी इसके डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग मादा के जननांग हैं। प्राथमिक जनन अंग यानी जहाँ पे युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, अंडाशय। और द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग वे जननांग जो जनन में सहायता करते हैं, प्राथमिक जनन अंग की सहायता करेंगे। इसके अंतर्गत है अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना तथा वल्वा, ठीक है। यद्यपि हम ये क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड सेमेस्टर में जो एक बार इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, जो विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं हैं, मादा जनन अंग की असामान्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमें एक बार थोड़ा सा सामान्य जो बातें हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मादा जनन अंग है, ठीक है। गोवंश में जो मादा जनन अंग है उनकी स्थिति किस प्रकार से रहती है, ये देखें हम। गोवंश में जो मादा जननांग है ये रहते हैं यहाँ पे, आपने देखा कि भाई ये अस्थियाँ जो लंबार और फिर सैक्रम एंड देन कॉक्सीजियल वर्टिब्रा के सिरुकाएँ, ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पश्चपाद की जो अस्थियाँ हैं वो सबसे ऊपर वाली इलियम, एसियम और प्यूबिस, इनको हम कंबाइंड रूप में हिप बोन कहते हैं। वो इस प्रकार से हिप बोन जो है वो इस प्रकार से अवस्थित होती हैं।
इस प्रकार से इनकी अवस्थिति जो है वो होती है। और ये जो हिप बोन है इस प्रकार से रहेंगी, ठीक है। और ये इनके जो बीच में जो भाग रहेगा, जो गुहा रहेगी, वो गुहा क्या कहलाती है? पेल्विक गुहा। वो गुहा क्या कहलाती है? यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पेल्विक गुहा है, ये वाली जो गुहा है, ठीक है। यानी ये जो पोर्शन है ये कौन सा भाग है? पेल्विक गुहा, ठीक है। जैसे हमने देखा भाई ये डायफ्राम से और यहाँ पेल्विक गर्डल, ये एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, ये थोरेसिक कैविटी होती है। इसी प्रकार से ये पेल्विक गुहा है और माता के जो जननांग है वो इसी गुहा में स्थित रहते हैं, ठीक है। किस प्रकार से इनकी स्थिति रहती है? इस प्रकार से ये नलिका रूपी संरचना के रूप में यहाँ पे इस प्रकार से स्थित रहते हैं, ठीक है। ये नलिका रूपी संरचना है जिनके रूप में ये यहाँ पे स्थिति, इनकी स्थिति रहती है, ठीक है। अब इसका डोर्सल व्यू ऊपर से अपन देखें, अगर ऊपर से देखने पे पाएंगे तो इस प्रकार से स्थित रहते हैं ये जो माता की जननांग है। इस प्रकार से स्थिति इनकी रहती। ये जो है मादा जनन अंग के विभिन्न जननांग हैं। सबसे पहले बात करें, जैसे अपने ये है अंडाशय, ठीक है। ये भाग कहलाता है अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय बादाम के आकार का, गोवंश में अपन बात करें बादाम के आकार की संरचना का ये संरचना होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये नलिका रूपी संरचना है जिसका नाम है अंडवाहिनी, ठीक है। फिर ये गर्भाशय है। गर्भाशय के भी दो भाग होते हैं, इनको तो हम बोलते हैं श्रृंग, हॉर्न। और ये जो भाग है, कंबाइंड भाग जो है, ये भाग कहलाता है बॉडी, काय। गर्भाशय के दो भाग हो गए, कौन कौन से? श्रृंग और काय, ठीक है। काय यानी जो कंबाइंड भाग होगा और आगे जाके दो भागों में से बढ़ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं श्रृंग या हॉर्न्स, ठीक है। और ये जो है फिर इसके बाद में ये जो भाग है ये कहलाता है, इसको भी हम गर्भाशय के अंदर ही सम्मिलित कर सकते हैं, सर्विक्स भाग, ठीक है। उसके बाद में ये नलिका रूपी जो भाग होता है ये कहलाता है वेजाइना। और बाहर जो ओपनिंग होती है, बाहरी जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग ये क्या कहलाती है? वल्वा, ठीक है। और ये वल्वल लिप्स हैं जिनके द्वारा ये ओपनिंग घिरी हुई रहती है। इन दो वल्वल लिप्स के द्वारा ये ओपनिंग घिरी हुई रहती है। तो ये मुख्य भाग हैं अंडाशय और इस प्रकार से ये स्थिति होती है, ठीक है। ये हॉर्न्स जो होते हैं वो इस प्रकार से ऐसे घूमे हुए होते हैं, श्रृंग के आकार के, कॉर्नू शेप्ड, श्रृंग यानी सींग के आकार के श्रृंग। इसीलिए इनके जो गर्भाशय को बाई कॉर्नुएट गर्भाशय कहा जाता है। बाई कॉर्नुएट का मतलब ये, बाई यानी दो, कॉर्नु यानी सींग के सदृश संरचनाएं इसमें रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये व्यवस्थित रहती हैं। ये अंडाशय है, फिर अंडवाहिनी, गर्भाशय का श्रृंग हो गया, ये आपके गर्भाशय की बॉडी हो गई, ये सर्विक्स हो गई, वेजाइना, एंड देन बाहर जो है वल्वा, जो बाहरी ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं वल्वा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ये आपके जो जननांग है, मादा जननांग है, उनकी स्थिति कहाँ पे होती है? पेल्विक गुहा में इनकी स्थिति रहती। कहाँ पे रहती है? पेल्विक गुहा के अंदर, ठीक है। जो गोवंश में अपन बात करें, पेल्विक गुहा के अंदर यहाँ इनकी स्थिति रहती है, ठीक है। अब हम एक एक जो है जनन अंगों को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जननांग हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो एक बार ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई ये कौन कौन से जननांग हैं और प्राथमिक जननांग कौन सा है और उनकी स्थिति कहाँ पे होती है, ठीक है। देन अब बात करें, सबसे पहले जो प्राथमिक जननांग है जिसका नाम है अंडाशय, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ओवेरी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा जननांग है? प्राथमिक जनन अंग है। किस प्रकार का जननांग है? प्राथमिक जननांग है, ठीक है। एक तो थोड़ा सा इसकी साइज, ठीक है, शेप यानी आकार और आकृति
कैसे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि आकार और आकृति कैसी है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो अंडाशय है वो गोवंश में अपन बात करें, गोवंश में ये बादाम की आकृति का अंडाशय होता है। किसकी आकृति का? बादाम की आकृति का अंडाशय जो होता है वो बादाम की आकृति का आलमंड शेप्ड अंडाशय जो है वो होता है गोवंश के अंदर। और इसमें हम देखें जो इसका भार होता है, वजन होता है, ये लगभग 8 से लेके 15 ग्राम तक इसका वजन इसका होता है। ठीक है, इसके आकार की बात करें हम तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। 1.25 टू 1.75 इंच ये तो इसकी लंबाई है। 0.75 टू 1.25 इंच ये इसकी चौड़ाई, और 0.25 टू 0.75 इंच ये इसकी मोटाई होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से बहुत ही ईजी सा है। 1.25 टू 1.75 इंच में ये ध्यान रखना आपको। 0.75 टू 1.25 इंच चौड़ाई है इसकी, और 0.25 टू 0.75 इंच इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ होते हैं? पेल्विक जो इनलेट है, पेल्विक इनलेट कौन सा होता है अभी एक बार चर्चा करेंगे वापस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है पेल्विक गुहा, यहाँ पे जो स्थित है ये पेल्विक गुहा, ये जो भाग है ये पेल्विक गुहा है। इसका जो आंतरिक ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं पेल्विक इनलेट। तो ये पेल्विक इनलेट के दोनों तरफ, जो मध्य से दोनों तरफ यहाँ पे इनकी स्थिति होती है। यहाँ पे एक तो इधर होगा, एक यहाँ पे। ठीक है, दो जगह पे यहाँ पे इनकी स्थिति रहती है पेल्विक इनलेट पे। कहाँ पे? देखो, एक तो यहाँ पे इसकी स्थिति रहेगी और दूसरा यहाँ पे इधर इनकी स्थिति रहती है। यानी जो इलियम होती है, इलियम के जो आपके साइड्स के जो किनारे होते हैं वहाँ पे ये मुख्यतः स्थिति होती हैं। तो पेल्विक इनलेट के मध्य से थोड़ा हटकर इनकी स्थिति जो है वो होती है। ठीक है, तो ये अंडाशय की स्थिति है पेल्विक इनलेट के मध्य से थोड़ा। और इनकी आकृति कैसी है? बादाम की आकृति। ठीक है, आकृति से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और अन्य जो स्पीसीज़ हैं, अन्य जो प्रजातियां हैं, उनमें कैसी आकृति होती है उनके बारे में भी सामान्य क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि घोड़ी के अंदर, घोड़ी में अंडाशय जो है किस आकार का होता है? अंडाशय वृक्काकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृक्काकार आकृति का है। या आप दूसरा कह सकते हैं आप किडनी बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड। ठीक है, घोड़ी में किस की आकृति का है? वृक्क के आकृति का। वृक्क कैसा होता है? इस प्रकार का। और बीन इसी प्रकार का। बीन जो है वो, बीन जो अपने होते हैं एक प्रकार से पल्सेज हैं, दाल टाइप का सा होता है, वो भी इसी आकृति का होता है, बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो इस आकृति की घोड़ी के अंदर जो है अंडाशय जो है वो पाया जाता है। और इसका आकृति जो सामान्य जो है आपके गोवंश से जो है लगभग 2 से 3 गुना ये बड़ा होता है। लगभग 30 से 40 ग्राम वजनी ये जो है वो अंडाशय इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें इस प्रकार की आकृति का होता है। और यहाँ पे ये जो दबा हुआ भाग है, इसी भाग से हमेशा क्या होता है? ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग। अंडा इसी भाग से निकलता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग छिद्र कहा जाता है। इस भाग को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग छिद्र, ओवुलेशन फोसा। ओवुलेशन फोसा, फोसा वर्ड जो है वो आपके एनाटॉमी में टर्म आपने पढ़ी हुई है। फोसा मतलब दबा हुआ स्थान, यानी वह भाग जो दबा हुआ है ये क्या कहलाता है? फोसा। और ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग, यानी जिस भाग से अंडोत्सर्ग हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग छिद्र। और बहुत ही इंपॉर्टेंट
है ये। अंडोत्सर्ग छिद्र किस पशु में पाया जाता है? घोड़ी के अंदर। अंडोत्सर्ग छिद्र किस पशु के अंडाशय में पाया जाता है? घोड़ी के अंदर। ठीक है, घोड़ी में आकृति क्या है? वृक्काकार आकृति, इस प्रकार की आकृति है। और यहाँ जो ये पोर्शन है, ये भाग जो है, इसी भाग से जो है ओव्यूलेशन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग छिद्र कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम दूसरी जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। दूसरी जो स्पीशीज़ हैं, जैसे कि हम बात करें सुअर। सुअर में इस प्रकार का अंडाशय होगा, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से लोब से होंगे। तो सुअर के अंदर हम कह सकते हैं कि अंडाशय कैसा है? लोब्यूलेटेड, लोब से बना हुआ, लोब्यूलेटेड, यानी किस प्रकार का अंडाशय है? खंडित अंडाशय सुअर के अंदर पाया जाता है। किस प्रकार का? खंडित अंडाशय, लोब्यूलेटेड। या दूसरा हम कहते हैं कि सुअर के अंदर ये इस प्रकार का एक फल होता है जिसको हम बोलते हैं मलबेरी, सहतूत। मलबेरी सेप्ड, सहतूत के आकार का या मलबेरी सेप्ड अंडाशय है। या हम कह सकते हैं किस प्रकार का? अंगूर के गुच्छे के समान। अंगूर के गुच्छे के समान। अंगूर के गुच्छे के समान एक और जो मुख्य और किस में पाया जाता है? मुर्गी में। मुर्गी में भी अंडाशय जो है वो किस प्रकार का है? अंगूर के गुच्छे के समान। या इसमें भी हम कह सकते हैं कि लोब्यूलेटेड अंडाशय। ऐसे अलग से आपको अलग अलग जो है अंडे जो हैं वो इस प्रकार से लटके हुए मिलते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे में अंगूर लटके हुए होते हैं, उसी प्रकार से मुर्गी के अंडाशय में भी इस प्रकार से आपको अंडे मिलेंगे। तो मुर्गी में भी अंडाशय का आकार कैसा बताया जाता है? अंगूर के गुच्छे के समान बताया जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो बात मुर्गी से संबंधित यहाँ पे बात है, तो मुर्गी में सिर्फ और सिर्फ बायां अंडाशय ही विकसित होता है। मतलब संबंध बायां अंडाशय ही पाया जाता है, या हम कहते हैं बायां अंडाशय ही ज़्यादा विकसित होता है। सिर्फ लेफ्ट ओवरी जो है वो ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा विकसित होती है। दायां जो अंडाशय या तो अनुपस्थित होगा या बहुत ही मतलब कि कम विकसित अवस्था के अंदर ये पाया जा सकता है। सामान्यतः ये मानिए आप अनुपस्थिति सामान्यतः मिलता है, दाएं साइड में सिर्फ कोई अंडवाहिनी के अवशेष जरूर मिल सकते हैं, अंडाशय बहुत कम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मुर्गी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा अंडाशय ये कह सकते हैं हम पाया जाता है, या कौन सा अंडाशय ज़्यादा विकसित होता है, या कौन सा अंडाशय सक्रिय रहता है, कौन सा अंडाशय केवल और केवल बायां अंडाशय। और उस अंडाशय की आकृति कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे के समान आकृति ये पाई जाती है। ठीक है, तो आकृति से संबंधित ये मुख्यतः अंडाशय से रिलेटेड जो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि गाय में, गोवंश में, भैंस वंश में, भेड़ बकरी, उनमें सब में किस प्रकार का अंडाशय होता है? बादाम के आकार का अंडाशय होता है। उनमें एक ही हमने पढ़ा घोड़ी में अंडाशय का आकार बहुत इंपॉर्टेंट, वृक्क के आकार का अंडाशय पाया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है? जो ओवुलेशन फोसा पाया जाता है। फिर हमने देखा सुअर के अंदर लोब्यूलेटेड है इसमें, या हम कह सकते हैं इसमें सहतूत के आकार का, इस प्रकार का, जैसे सहतूत का फल होता है उस आकार का मलबेरी सेप्ड हो सकता है, या इसको हम कह सकते हैं अंगूर के गुच्छे के समान। अंगूर के गुच्छे के समान अंडाशय और किस में पाया जाता है? मुर्गी में भी जो अंडाशय होता है उसका आकार जो है वो किस आकार का होता है? अंगूर के गुच्छे के समान ही पाया जाता है। मुर्गी में अंडाशय केवल और केवल बायां अंडाशय ही विकसित होता है। ठीक है, तो ये तो आकार से संबंधित जो है मुख्य सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं, आकार और आकृति से संबंधित। और हमने देखा कि कहाँ पे इनकी स्थिति होती है, अंडाशय की कहाँ स्थित है, उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल संरचना जो है वो देखते हैं अंडाशय की। ये अंडाशय का हम जो इसका काट देखें, लंबवत काट है, उस प्रकार से ये लंबवत काट होता है। बाह्य भाग जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, बाहरी भाग जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो पुटिकाओं का निर्माण होना है, ठीक है,
वो सब किस भाग के अंदर होना है, कॉर्टेक्स भाग के अंदर ही होता है। ठीक है, बाह्य भाग कॉर्टेक्स होता है, इसके अंदर ही, कॉर्टेक्स भाग के अंदर ही पुटिकाओं का निर्माण होना आदि क्रिया होती है। अब जो आंतरिक भाग है वो कहलाता है मेडुला, और बाह्य भाग जो है वो कहलाता है कॉर्टेक्स भाग। ठीक है, मेडुला भाग में सिर्फ और सिर्फ रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, मेजोडर्मल टिश्यू हैं जो इसके अंदर रहते हैं। बाह्य भाग के अंदर जनन उपकला है, और यहाँ पे पुटिका निर्माण की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से ऊगोनिया जो है वो भ्रूणीय अवस्था में ही इनमें डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ से प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, टर्शियर पुटिका, और एंड देन फाइनली जो है वो ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाता है। ग्राफियन पुटिका में क्या होता है, सेंटर में बिल्कुल जो है वो अंडा है, अंडाणु जो सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है, उसको घेरे हुए जोना पेलुसिडा तथा कोरोना रेडिएटा की एक परत होती है। कोरोना रेडिएटा लंबवत कोशिकाएं हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं हैं जो अंडाणु को घेरे हुए रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में इनको घेरे हुए कोशिकाएं होती हैं ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं ये, और इस प्रकार से ये कोशिकाएं मिलकर एक स्तंभ का निर्माण करती हैं। बाहरी भाग के अंदर भी कोशिकाओं की परत पाई जाती है जो फॉलिकल के चारों तरफ, यहाँ पे भी कोशिकाओं की परत है जो थीका कोशिकाएं कहलाती हैं, और यहाँ ये गुहा होती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, ये गुहा कहलाती है एंट्रम। ये अंडा है जोना पेलुसिडा, ये कोरोना रेडिएटा, और ये जो है वो है थीका कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं थीका कोशिकाएं। तो ये जो है परिपक्व पुटिका है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जीएफ, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये परिपक्व पुटिका होती है जो कि बनती है। तो इस प्रकार से पुटिका निर्माण का जो कार्य है वो किस भाग के अंदर होता है, कॉर्टेक्स भाग के अंदर, अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग के अंदर होता रहता है। ठीक है, पुटिका निर्माण होती रहती है। फिर इसके बाद में ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी। ओवुलेशन के अंदर क्या होगा, ये जो भाग है, यानी ये जो भाग है ये टूट कर, फूट कर एक प्रकार से यहाँ से फूटेगी, फॉलिकल यहाँ से फूटेगी, और ये जो अंडा है वो बाहर किस भाग के अंदर आ जाता है, ये इनफंडिबुलम भाग, अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम भाग जो कीपनुमा भाग है उसके द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, इस भाग के अंदर ब्लड भर जाएगा, और इस स्थिति को हम अब ग्राफियन पुटिका को क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस हेमरेजिकम। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमरेजिकम। और ये कॉर्पस हेमरेजिकम फिर कन्वर्ट होती है किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, ये कॉर्पस हेमरेजिकम फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है जब तक दूसरी हीट नहीं आएगी, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है। तो इस प्रकार से अंडाशय के ऊपर परिवर्तन होते रहते हैं, ये चक्र सा चलता रहता है, और ये एक साइकिल होगी जो हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी आने के बाद में। एक साइकिल जो है मादा जन अंगों में चलती रहती है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर साइकिल। तो उसके दौरान ये परिवर्तन जो है अंडाशय के ऊपर होते रहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय का काम क्या हो गया, एक तो किसका निर्माण करना, अंडे का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना। वो कहाँ हो रहा है, अंडाशय के अंदर। और दूसरा कार्य क्या है इसका, हार्मोन निर्माण। कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, यहाँ पे जो थीका कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं। और यहाँ पे जो Cl की ये ल्यूटीन कोशिकाएं हैं ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य हार्मोन जो है यहाँ से निर्मित होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनका यहाँ पे निर्माण किया जाता है।
इसके पश्चात हम बात करें दूसरा जो है भाग सहायक जननांगों में अंडवाहिनी, ओविडक्ट, अंडवाहिनी ओविडक्ट, या इसी को ही हम क्या है फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार की संरचना है, इस प्रकार से ये संरचना होती है, नलिकाकार संरचना है। ठीक है, इस नलिकाकार संरचना का जो शुरुआती भाग है वो ऐसे कीप के समान ऐसे फैला हुआ रहता है। इस भाग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इस भाग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये भाग है कीपनुमा भाग जो है वो इनफंडिबुलम होता है। इसका जो मुख्य भाग है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। अंडवाहिनी का जो नलिकाकार मुख्य भाग है वो एम्पुला कहलाता है, और जो अंतिम पार्ट जो कि गर्भाशय से जुड़ेगा बाद में जाके, इसको हम क्या बोल देते हैं, इस्थमस। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी के 3 भाग हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये 3 पार्ट जो है वो अंडवाहिनी के हो जाते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, तो ये इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये 3 भाग हैं अंडवाहिनी के। इनफंडिबुलम भाग जो है वो कीपनुमा भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से कीपनुमा भाग होगा ये। इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियम। क्या बोलते हैं, ओस्टियम। ये एक छिद्र है जिसका नाम है ओस्टियम। इस ओस्टियम के चारों ओर इस प्रकार से अंडवाहिनी में यहाँ पे ऐसे उभार से पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा छिद्र हम बना देते हैं। इसके चारों तरफ ऐसे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिनको हम फिम्बरी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, फिम्बरी। ठीक है, इस इनफंडिबुलम भाग का काम क्या है, ये अंडे को ग्रहण करने का कार्य करता है। जैसे अभी हमने देखा अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु को ग्रहण करने का, अंडे को ग्रहण करने का ये कार्य करता है, और अंडा किसके अंदर आ जाता है, ये इनफंडिबुलम। जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे ईस्ट्रस साइकिल होती है, ईस्ट्रस के बाद में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है गौवंश में और भैंस वंश में, और बाकी पशुओं में ईस्ट्रस के दौरान हो जाती है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से ये अंडाशय के और अधिक समीप आ जाता है, और अंडोत्सर्ग के दौरान ये अंडे को ग्रहण करने का कार्य करेगा। कौन सा भाग, इनफंडिबुलम भाग। ठीक है, देन एम्पुला भाग, अंडा जो है वो यहाँ पे आ जाता है। एम्पुला भाग के अंदर जो है मुख्यतः ये ध्यान रखना आपको, निषेचन की क्रिया किस भाग के अंदर होती है, एम्पुला भाग के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, और तीसरा भाग है इस्थमस भाग। ये इस्थमस जो भाग है वो अंडवाहिनी और गर्भाशय के जो श्रृंग हैं उनके मध्य योजक का काम करता है, यानी जोड़े रखने का सा कार्य ये करता है। तो ये भाग हो गया तीसरा, इस्थमस भाग। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये 3 पार्ट हो गए हैं, इनफंडिबुलम भाग, एम्पुला भाग और इस्थमस भाग। ठीक है, इनफंडिबुलम भाग का कार्य क्या है, अंडाणु को ग्रहण करना, एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया होती है, और इस्थमस भाग जो है वो योजक का कार्य करता है। इसी भाग के अंदर जो है जाइगोट बनने के बाद में ये इसी भाग के अंदर 5 से 7 दिन तक जो है वो भ्रूण जो है वो इसके अंदर रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो इसके अंदर ही रहता है, और यहीं पे उसको पोषण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ जो शुक्राणुओं की कैपेसिटेशन यानी योग्यतार्जन की क्रिया जो होती है वो भी इसी भाग के अंदर होती है। ठीक है, अंडवाहिनी के अंदर ही होती है। तो ये अंडवाहिनी के विभिन्न कार्य हो गए, अंडाणु को ग्रहण करना, निषेचन की क्रिया यहाँ पे होती है, योग्यतार्जन की क्रिया, शुक्राणु का योग्यतार्जन यहाँ पे होता है। ठीक है, जो जाइगोट बनने के बाद में भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य ये भाग करता है। तो ये विभिन्न अंडवाहिनी के कार्य हैं जो जनन के अंदर सहायक होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें जो तीसरा जननांग है, गर्भाशय। गर्भाशय हो गए क्यों टाइम पर, कितने मिनट